मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज हम क्लास 9th में बायोलॉजी का जो दूसरा लेसन है वह शुरू कर रहे हैं। इसमें पहले लेसन में हमने आपको जितने भी टॉपिक थे उसको हमने समझा दिया, उसको बता दिया। अब उस पहले लेसन में आपको जितने भी क्वेश्चन हैं करिएगा उस लेसन का। उस लेसन में एक्सरसाइज करते वक्त आपको अगर कोई समस्या होगी उस समस्या का निराकरण हम कर देंगे। पहले एक बार कोशिश आप करिए कि देखिए कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, कोई संदेह होगा तो वह जो है आप पूछ लेंगे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नहीं आएगा वह हम आपको बता देंगे, या लास्ट में जो है एक दिन जो है केवल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही आपको देंगे। नहीं तो पहले स्वयं करके देंगे कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर बता दिया, पूरे चैप्टर को पढ़ा भी दिया, उसका वीडियो भी बना करके भेज दिया हमने। अब उस चैप्टर को वहाँ तक कंप्लीट करने के साथ साथ आप वीडियो भी देखिए, और वीडियो देखने के बाद जो भी एक्सरसाइज है या जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आप करते रहिएगा। उसकी एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, उसको अलग कॉपी पे उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो बीच में क्वेश्चन दिए गए उनको भी, और जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन दिए गए उनको भी, और उनको सॉल्व कर लीजिए, उसको इकट्ठा इंजीनियर कर लीजिएगा। और इसके बाद तब जो है अब उसमें जो है जो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी तो उसको हम पूछिए, हम बताएंगे। अब आज हम आपसे लेसन शुरू कर रहे हैं, दूसरा लेसन है टिश्यू या ऊतक। क्लियर? अब ये देखिए क्या है, पहले समझ लीजिए ऊतक क्या होता है, टिश्यू किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पहले यही पूछा जाएगा ऊतक क्या होता है। इसके पहले आपने कोशिका पढ़ा था, हमने कोशिका बताया था। कोशिका क्या होती है? विभाजनों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका को बताया गया था कोशिका क्या होती है? विभाजनों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। किसी एक जीव के निर्माण में हजारों लाखों कोशिकाएं क्या करती हैं? भाग लेती हैं। बिना उसके जो होता है जीव का निर्माण नहीं होता। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, की जो परिभाषा होती है कोशिकाओं का वह समूह, ध्यान से सुनिएगा, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होते हैं उसे ऊतक कहते हैं। मतलब कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होगा उसे ऊतक कहा जाएगा। और ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है पादप ऊतक, दूसरा होता है जंतु। देख लेंगे, पहले परिभाषा देंगे। यह कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं, कार्य समान होते हैं, उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है? मतलब कार्य समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब देखिए ये तो होगी ऊतक की परिभाषा। और ऊतक की खोज जो है एक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज जो थी, मतलब ऊतक की खोज, बाइकार्ड नामक वैज्ञानिक है। बाइकार्ड क्या कहीं कहीं विकट लिखा रहता है, कहीं कहीं बाइकार्ड लिखा रहता है। तो विकट नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज, ऊतक की खोज जो है विकट नामक वैज्ञानिक ने जो है
उसके पहले आप जानेंगे जैसे कोशिका, ये कोशिका होगा, अब कोशिकाओं का जो समूह होगा उसे हम ऊतक कहेंगे, ठीक है। और ऊतकों का जो समूह होगा वह अंग कहलाएगा, अंग कहलाएगा। अंगों का जो समूह होगा वह अंगतंत्र कहलाता है, अंगतंत्र। और अंगतंत्र से क्या होता है, एक जीव का निर्माण, एक जीव बन जाता है। कहने का मतलब होता है कि पहले कोशिका, फिर कोशिका का जो समूह होगा उसे ऊतक कहेंगे, ऊतकों का जो समूह होगा उसको अंग कहा जाएगा, इसे पाचन अंग, श्वसन अंग, उत्सर्जन अंग। अंगों के समूह को अंगतंत्र कहते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यह परिसंचरण तंत्र। इसके बाद उन सब के मिलने से क्या होता है, एक जीव का निर्माण। ये जीव का एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है और इसी क्रम से होता है। यह तो नजर आता है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कहने का मतलब होता है कि ध्यान सुन लीजिए, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान सुनिए कि कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना क्या होगी, कार्य समान होगा, उसे हम ऊतक कहते हैं। अब कोशिका आपके दिमाग में होना चाहिए, कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका जो कि वह जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और इसको मैंने पीछे आप वाले चैप्टर में बताया था, कोशिका की खोज कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये हो गया। अब ऊतक की खोज विकट नामक वैज्ञानिक ने किया था या बाइकाट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ऊतकों का जो अध्ययन कहलाता है वह ऊतक हिस्टोलॉजी कहलाता है। मतलब इसका जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं या ऊतक विज्ञान। अब ये हो गया, एक हो गया। अब ऊतक जो होता है वो होता है, ऊतक जो होते हैं, ऊतक के प्रकार, टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू। ऊतक होते हैं दो प्रकार के, ये क्या होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पादप ऊतक, पादप ऊतक। दूसरा होता है जल। एक होता है पादप ऊतक, दूसरा होता है जल। अब इसको एक एक करके हम आपको समझा देंगे अब क्या होता है। तो पहले हम आते हैं पादप ऊतक के बारे में। पहला है, पहला आता है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। पहला आता है प्लांट टिश्यू या इसको कहते हैं पादप। अब पौधों में जो ऊतक होता है, पौधों में जो ऊतक होता है वो दो प्रकार का, मतलब पौधों में किसका विकास क्या है, उसकी संरचना क्या है। जो पादप ऊतक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला जो होता है जो आता है आपका, पहला जो होता है वो द्योतक ऊतक का होता है, द्योतक ऊतक। अब दूसरा होता है अस्थायी। ये पौधों में, मतलब अगर पौधों में जब ऊतक पाया जाता है तो हम पादप ऊतक कहते हैं। और पादप ऊतक होता है दो प्रकार का होता है, एक द्योतक ऊतक होता है, दूसरा अस्थायी ऊतक होता है। या इसकी इंग्लिश होती है, हम कहते हैं इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। और दूसरा जो होता है परमानेंट टिश्यू कहलाता है, परमानेंट। अब देखिए इसमें पहला आता है द्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके नाम से तो द्योतक, द्योतक का होता है विभाजित होने वाला। मतलब ये ऊतक होते हैं पौधों में पाए जाते हैं और हमेशा जो कि विभाजित होती रहती है और विभाजित होने करके होता है द्योतक ऊतक का निर्माण होता रहता है। और जब ऊतक परस्पर एक दूसरे से जुड़ करके एक पतली वृत्ति वाली रचना का निर्माण करते हैं।
मतलब परस्पर एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी रहती है और जीवित होती है। मतलब देखिए ये जीवित होती है, मतलब जीवित होती है और इसमें हमेशा क्या होता है, विभाजन होता है, विभाजित होती रहती है। और ये जो होता है विभाजित जब होती रहती है तो उसमें जो होता है कि कोशिकाओं के बीच में होता है वह अंतराकोशिकीय जो अवकाश होता है वह क्या होता है, नहीं, मतलब अंतराकोशिकीय स्थान इसके बीच में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो कल ये बीजोतक ऊतक होता है वह पौधों में पाया जाता है और पौधों में जो ये ऊतक होता है वह जीवित होता है। पतली भित्तियाँ जब होती है, जब कोशिकाएं होती हैं परस्पर एक दूसरे से मिलती हैं, मिल करके एक पतली भित्ति वाली रचना बना लेती हैं और ये रचना जो होती है वह कोशिका विभाजन के लिए क्या होती है, तैयार होती है। तो कोशिका विभाजन के लिए हमेशा तैयार होती है, इसलिए इसका नाम ही है बीजोतक ऊतक। बीजोतक ऊतक का मतलब होता है जो विभाजित होती है, मतलब वह ऊतक जो हमेशा विभाजित होती रहती है, उनके अंदर विभाजन की क्रियाएं होती हैं और उसी विभाजन के कारण होता है एक पौधों की लंबाई, मोटाई, उसकी चौड़ाई होती है वह उसके आकार में वृद्धि होती है। अब बीजोतक ऊतक होता है वह कई प्रकार का होता है। अब इसको आगे हम आपको पूछ रहे हैं, देखिए बीजोतक ऊतक होता है वह, अब एक करके पहले आ जाते हैं बीजोतक ऊतक, बीजोतक ऊतक या वेजिटेटिव टिश्यू। देखिए बीजोतक ऊतक हमने अभी बताया कि यह पौधों में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और ये जीवित होती है और कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तो इनके अंदर कोशिका विभाजन होता है। और इसके अंदर होते अंतराकोशिकीय स्थान जो है नहीं पाए जाते। अंतराकोशिकीय स्थान का मतलब होता है कि कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका है, ये जो कोशिका है तो कोशिकाओं के बीच ये वाला ये होते हैं जो खाली स्थान होते हैं वह नहीं पाया जाता, मतलब ये कहलाता है अंतराकोशिकीय स्थान कहलाता है। अंतराकोशिकीय स्थान जो बीजोतक ऊतक होता है उसमें अंतराकोशिकीय स्थान या कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान क्या होते नहीं पाया जाता। अब आता है बीजोतक ऊतक या वेजिटेटिव टिश्यू। वेजिटेटिव टिश्यू होता है वह कार्य और संरचना की दृष्टि से उसके आधार पर यह कार्य संरचना की दृष्टि या कार्य और संरचना के आधार पर जो बीजोतक ऊतक होता है वो 3 प्रकार का। पहला होता है शीर्षस्थ बीजोतक, मतलब एपिकल मेरिस्टेम, इसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम के बाद दूसरा आता है कि जो है अंतर्विष्ट बीजोतक या इंटरकैनरी मेरिस्टेम। और दूसरा होता है तीसरा होता है पार्श्व बीजोतक। ये होता है लेटरल मेरिस्टेम। अब देखिए इनकी करके समझ लीजिए। शीर्षस्थ बीजोतक, शीर्षस्थ का मतलब होता है शीर्ष भाग, तो मतलब लीफ कर या लेट बीजोतक की कोशिकाएं जो पौधों के शीर्ष भाग पर पाई जाती है, जिसके कारण उसके अंदर विभाजन होता है और जब विभाजन होता है तो पौधे का जो तना होता है, जड़ होता है, उसकी लंबाई में क्या होती है, उसकी वृद्धि। तो पौधे के इलांगेशन में, उसकी वृद्धि में ये क्या करता है, शीर्षस्थ बीजोतक मदद करता है। मतलब फिर समझ लीजिए, शीर्षस्थ का मतलब होता है शीर्ष भाग। तो पौधे के शीर्ष भाग पर जो पाए जाने वाले ऊतक होते हैं उसे हम शीर्षस्थ बीजोतक कहते हैं। और इसी के कारण शीर्षस्थ बीजोतक के कारण ही पौधे के तने और जो है उसकी जो जड़ होती है उसकी लंबाई में क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है। समझा गया? सीधा मतलब देखिए, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं
शीर्षक का मतलब शीर्ष, सिरे पर। तो पौधे के सिरे पर जो ऊतक पाए जाते हैं उसको हम शीर्षक ऊतक कहते हैं, जिसके कारण जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधे का दृढ़ीकरण होता है, पौधे का इलांगेशन होता है। तो पौधे के एपिकल पार्ट, पौधे के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं उसे हम शीर्षस्थ ऊतक कहते हैं। यह जैसे जड़ है, तना है, जड़ और तने के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाला जो ऊतक होगा वह शीर्षस्थ ऊतक कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जड़ और तना। जड़ और तने के शीर्ष भाग पर जो होता है यह ऊतक पाया जाता है, जिसके कारण होता है कि इसकी लंबाई में वृद्धि। इसके बाद होता है अंतर्विष्ट ऊतक। ये जो अंतर्विष्ट ऊतक होता है यह पौधों की जो पत्तियां होती है और उनके बीच में जो पर्व पाए जाते हैं उन पर्वों का निर्माण। तो पर्व और पर्व संधियों और पत्तियों के बीच में जो होता है ये ऊतक पाया जाता है, तो ये अंतर्विष्ट ऊतक कहलाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि अंतर्विष्ट ऊतक जो होता है, अंतर्विष्ट ऊतक जो होता है वह पत्तियों को आधार से, जो पत्तियां होती है उन पत्तियों के आधार एवं तने का जो पर्व होता है उस पर्व के निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। तो पर्व और पर्व संधि आपने सुना होगा, जो ऐसे होता है गन्ना होता है, गन्ने में आपने देखा होगा गांठें पाई जाती हैं, तो दो गांठों के बीच का जो स्थान होता है उसको पर्व कहते हैं और जो गांठें होती है उसको पर्व संधि कहते हैं। तो उसी प्रकार अंतर्विष्ट जो ऊतक होता है वह पत्तियों का आधार बनाता है और उसके साथ साथ तने के अंदर पर्व के निर्माण में सहायता करता है। ये अंतर्विष्ट ऊतक का काम है। अब तीसरा जो ऊतक होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, पार्श्व ऊतक। मतलब पार्श्व ऊतक वह ऊतक कहलाता है जो पौधे की चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पौधे की चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि करने वाले ऊतक का नाम क्या होता है, वह पार्श्व ऊतक। यह पार्श्व ऊतक होता है वह पौधे की चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि करने का, पौधे की चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि होती है वह पार्श्व ऊतक के कारण। तो ये समझा गया वेजिटेटिव टिश्यू जो होता है वह कार्य और संरचना के आधार पर तीन भागों में बांट किया जाता है। पहला आता है शीर्षस्थ ऊतक। तो पौधे के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं उसे शीर्षस्थ ऊतक कहते हैं और इनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है और विभाजित होती रहती है, जिससे पौधे की जड़ और तने की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि। दूसरा आता है अंतर्विष्ट ऊतक। अंतर्विष्ट ऊतक उसे कहते हैं जो पत्तियों का आधार एवं तने के अंदर जो पर्व होता है उस पर्व के निर्माण में क्या करती है, सहायता। इसके बाद तीसरा आता है पार्श्व ऊतक। अब अभी हमने बताया और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा ऊतक है जो पौधे की चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है। तो पौधे की चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि करने का काम होता है वह पार्श्व ऊतक करता है। ये चीज आप याद रखिएगा कि पौधे की चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि करने का काम होता है वह पार्श्व ऊतक करता है। ये समझा गया। अब इसके बाद जो दूसरा आता है, हमने आपको कहा था अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। आप इसको देख लीजिए, परमानेंट टिश्यू को इसको क्या कहते हैं, देख लीजिए। इसमें दूसरा आता है अस्थायी। अस्थायी ऊतक या परमानेंट। ये अस्थायी ऊतक होते हैं वह दो प्रकार के। अस्थायी ऊतक होता है वह क्या होता है कि
दो प्रकार होते हैं या कहीं कहीं भी होते हैं, तीन प्रकार मिलता इसमें है। एक सरल अस्थायी ऊतक कहलाता है, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक कहलाता है, और तीसरा जो होता है वह होते हैं स्रावी ऊतक होते हैं, जिसके नंबर छिरी ऊतक जो कहलाता है वो कहलाता है। हम तो ये मान चलेंगे कि जो है अस्थायी ऊतक होता है दो प्रकार का होता है, एक सरल होता है वो जो है सरल अस्थायी ऊतक कहलाता है, एक होते हैं सरल अस्थायी ऊतक, ये होते हैं सरल अस्थायी ऊतक होते हैं, और दूसरा होता है जटिल अस्थायी ऊतक। इसको क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। दूसरा जो होता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हो गया। मतलब अब देखिए अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? जो विभिजोतक ऊतक होता है, विभिजोतक ऊतक के द्वारा जो होता है अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। यह जो विभिजोतक ऊतक होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है, और विभिजोतक ऊतक के अंदर जो होता है विभाजन होने की क्षमता क्या होती पाई जाती है। सीधे मिलता था विभिजोतक ऊतक वह ऊतक कहलाता है जिसमें विभाजन होता है। जब विभाजित कोशिकाएं जब विभाजित हो जाती है, जब ऊतक विभाजित हो जाता है, तब जो जाकर केवल अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है। और अस्थायी ऊतक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। अब सरल अस्थायी ऊतक जो होता है वह अंतराकोशिकीय स्थान के आधार पर, मतलब कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, उस अंतराकोशिकीय स्थान के आधार पर सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। वो तीन प्रकार के देख लीजिए, ये सरल अस्थायी ऊतक होता है वह क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है मृदूतक कहलाता है, मृदूतक। पहला जो होता है वह मृदूतक का, जिसको कहते हैं पेरेन्काइमा। दूसरा होता है बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक का, जिसको कहते हैं कोलेनकाइमा। और तीसरा जो कहलाता है वह कहते हैं कि द्वियोतक कहलाता है, जिसको कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। यह कहलाता है स्क्लेरेनकाइमा। यार अब देख लीजिए ये होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए, मतलब इसको किसे कहते हैं वो। अब देखिए मृदूतक यह ऊतक होता है वह कहाँ पाएगा? पहले पेरेन्काइमा पाया जाएगा। जो मृदूतक ऊतक होता है वो पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है। जो पौधे का कोमल भाग होता है उन कोमल भागों में पाए जाते हैं, और ये समान व्यास के होते हैं, गोलाकार होते हैं। यह समान व्यास के होते हैं, गोलाकार होते हैं और पतली भित्ति वाले होते हैं, और इनमें जो होता है कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश होते हुए पाए जाते हैं। यह अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, और इस अंतराकोशिकीय स्थान होता अवकाश जो स्थान होता है वहाँ पे होते हैं कि खाद्य पदार्थों का क्या होता है? संचय। जल और खाद्य पदार्थों को ये संचय करती है। संचय करने के साथ साथ पत्तियों की जो मृदूतक कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में जब हरित लवण पाया जाता है इसे हम पेरेन्काइमा कहा जाता है। कहने का मतलब ध्यान रखिएगा कि पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है, ये जो होती है पौधों के कोमल भागों में पाई जाती है। जैसे पौधों का कोमल भाग होता है, पत्तियां होती है, यह तना होता है, पौधे के कोमल भागों में पाई जाती है। और दूसरा इसका काम का मतलब होता है कि मृदूतक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अंतराकोशिकीय स्थान क्या होता है? इनके बीच में पाया जाता है। और ये क्या करते हैं कि उन कोमल
भागों में वृद्धि करने का काम करते हैं, जिसके कारण उनके रूप में कोशिकाएं होती हैं, वह उसमें खाद्य पदार्थ और जल आदि का संचय हो जाता है। जब इस प्रकार की कोशिकाओं में जब हरित ऊतक पाया जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट को पाया जाता है, हरित द्रव पाया जाता है, तब इसे हम लोग क्लोरेन काइमा कहा जाता है। ये जो पौधे का जो कोमल भाग होता है, पॉइंट याद करिएगा, विद्युतक जो कोशिकाएं होती है वह पौधे के कोमल भागों में पाई जाती है। जो पौधे का जो कोमल भाग होता है वहाँ पाया जाता है, और इसमें कोशिकाओं के बीच में अंतराल कोशिकीय जो अवकाश होते हैं वह पाए जाते हैं। और यदि इन कोशिकाओं के बीच में हरित द्रवक अगर पाया जाता है तो उसे हम क्लोरेन काइमा कहते हैं, क्लोरेन काइमा की कोशिकाएं। तो ये पत्तियों में, जड़ों में, तरों में आदि क्या होती पाई जाती है। अब स्थूल कोशिका होता है, ये भी पौधे के कोमल भाग में पाया जाता है, बस दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें अंतराल कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। अंतराल कोशिकीय स्थान क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो ये कोशिकाओं के बीच में होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन जो होती है वो जमा हो जाती है। मतलब स्थूल कोशिका में कोशिकाओं के बीच में सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा हो जाने के कारण उनकी कोशिकाएं क्या होती है, मोटी हो जाती है। जैसे जो फिगर बना हुआ है बताया था आपको, ये जो कोशिका हो गई, ये जो कोशिका हो गई, इस कोशिका के बीच का ये जो भाग होता है, ये भाग होता है जिसको अंतराल कोशिकीय अवकाश है। ये जो भाग है, ये जो भाग होता है जिसको अंतराल कोशिकीय अवकाश कहते हैं। ये अंतराल कोशिकीय जो अवकाश होता है वह विद्युतक कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतराल कोशिकीय अवकाश, अंतराल कोशिकीय अवकाश क्या होता है, विद्युतक कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन स्थूल कोशिका में होता है, इन कोशिकाओं के अंतराल कोशिकीय स्थान पर होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा हो जाने के कारण इसकी जो कोशिका होती है वह मोटी हो जाती है। इसकी कोशिका क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों जाती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा हो जाने के कारण। जैसे देखेंगे कोशिका है, ये कोशिका पाई जाती है, इस तरह से बना दिया, ये इस तरह की कोशिका होगी। इसमें जो होता है ये जो कोशिका होती है, यहाँ पे सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा हो जाने के कारण ये क्या होते हैं, मोटी हो जाती है। इस तरह मोटी रचना बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बीच में होता है वह सेल्यूलोज और पेक्टिन क्या होता है, जमा हो जाता है, और अंतराल कोशिकीय स्थान क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। इनमें क्या होता है, अंतराल कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। और क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि होता है कि वह सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा हो जाने के कारण होती है उनकी कोशिका भित्ति होती है अधिक मोटी हो जाती है। और यह कोशिका जो होता है पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता, मैकेनिकल जो होता है सपोर्ट करने का काम करता है। इसके बाद तीसरा आता है विलोटक कोशिकाएं। विलोटक मतलब स्क्लेन काइमा कोशिकाएं कहलाती हैं। तो स्क्लेन काइमा जो कोशिकाएं होती है वह निर्जीव होती है, और इनमें जो कोशिकाओं के बीच में होता है लिग्निन नामक पदार्थ जमा हो जाता है, और उसी लिग्निन नामक पदार्थ के जमा हो जाने के कारण ये कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पूछा जाता है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो नारियल का रेशा होता है ऊतक का या स्क्लेन काइमा का बना होता है। तो नारियल का रेशा होता है वो ऊतक का बना होता है, और यह ऊतक होता है निर्जीव होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें कोशिकाओं के बीच में लिग्निन नामक पदार्थ क्या होता है, जमा हो जाता है। इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन जमा हो जाता है, जिसके कारण ये मोटी हो जाती है और यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। जबकि इसमें क्या होता है, विलोटक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिकाओं के बीच में लिग्निन नामक पदार्थ जमा हो जाता है, जिसके कारण ये निर्जीव हो जाती है, और निर्जीव होने के कारण होता है ये रेशे का निर्माण, जो विलोटक रेशे का निर्माण करती है। तो इसमें आपने देखा होगा जो सनई है, पटुआ है, यह उनमें जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वह इसी विलोटक रेशे की बनी होती है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो नारियल का रेशा विलोटक ऊतक का बना होता है या स्क्लेन काइमा का बना होता है। सुना गया, दो क्वेश्चन होता है।
एक पौधे की चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि करने का काम कौन करता है? पार्श्व विभ्योतक करता है। दूसरा हमें क्वेश्चन होता है कि बाह्यक का रेशा किस ऊतक का बना होता है? विभ्योतक का बना होता है, जो निर्जीव होता है। तो जो आजकल आप देखते होंगे जो पचतन होते हैं, सनई होते हैं, उससे रेशे बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, या वगैरह के बोरे बनाए जाते हैं, वह इसी रेशे से क्या होते हैं? बनते हैं। यह वह विभ्योतक ऊतक ही कहलाता है। और विभ्योतक ऊतक जो होते हैं, ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर जो है विभ्योतक रेशे और कोशिकाएं क्या होती है? पाई जाती है, उनसे मिलकर के बनी होती है। ये दृढ़ रेशे और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर ये निर्जीव होता है। और निर्जीव क्यों होता है? क्योंकि लिग्निन नामक पदार्थ क्या होता है? जमा होता है। और इसमें जो पदार्थ जमा होता है वह कहलाता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज ऑफ पेक्टिन। सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण उनकी कोशिका विकृति छोटी हो जाती है। जबकि इसके अंदर होता है वह लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है। लिग्निन जो होता है वह पदार्थ जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है? निर्जीव होती है, सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये जो होता है विभ्योतक ऊतक कहलाता है। इसके बाद अगला जो आपका आता है वह जटिल ऊतक कहलाता है। यह अगला जो होता है जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, स्कूल होता है, जो जटिल ऊतक होता है वो क्या होते हैं? दो प्रकार के। जटिल ऊतक होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है जाइलम कहते हैं, जाइलम कहते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है वह फ्लोएम कहलाता है, जाइलम या ठीक। ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। और जाइलम होता है वह जल और खनिज लवण का संवहन करता है। और फ्लोएम होता है जो पौधे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, जब भोजन का निर्माण करती हैं, यह जब पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण